नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फॉर टीजीटी एग्ज़ाम। ये क्लास 22 होगी। पिछले 21 क्लासेस आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं बता दूँ, 1000+ क्वेश्चंस की हम सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन के साथ अदर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं उन्हें भी हम कवर करते हैं ताकि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि टॉपिक वाइज आप सारा स्टडी मटेरियल इंक्लूडिंग ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स, पीडीएफ्स, नोट्स, पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, ये सब कुछ आपको मिले तो आप पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर लेना और इन वीडियोस को आप मॉक टेस्ट की तरह लीजिएगा। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और इन क्वेश्चंस को खुद अटैम्प्ट कर रहे हैं। स्कोर भी चेक करते रहा करो अपना कि कौन से क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं और कौन से नहीं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को उनके अधिकार क्षेत्रों से बाहर कार्य को सूचित करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है। जब भी आप किसी क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं तो उसका आंसर देने के लिए, यानी कि कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, जब आपको समझना पड़ता है सबसे पहले क्वेश्चन। 70% तक स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझ नहीं आता और आंसर को अटैम्प्ट करते हैं, तभी तो गलत होते हैं। थोड़ा सा समय क्वेश्चन को दीजिए, पहले ये समझो कि बोलना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन। दोस्तों, सपोज करिए कांगड़ा ज़िले का जो सेशन कोर्ट वगैरह होगा, अगर वो किसी फैसले के ऊपर अपनी टिप्पणी करता है किसी केस में, लेकिन एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि ये तो आपके क्षेत्र से बाहर थी बात, आपने इसके ऊपर फैसला क्यों दे दिया, तो वहाँ पे रिट जारी की जाती है। ये मामला जाएगा फिर हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट देखेगा कि हाँ, ये फैसला आपके क्षेत्र से बाहर है, इसमें तो आपकी पहुंच ही नहीं थी, तो आपने कैसे फैसला दे दिया। तो फिर इस रिट को जारी किया जाएगा। ऐसे ही हाई कोर्ट के साथ भी हो सकता है जब सुप्रीम कोर्ट इस रिट को लगा दे। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है। लेकिन दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि है कौन सी ये रिट। इसको बोला जाता है सरसरी। ठीक है, अब सरसरी का मतलब यही हुआ कि अगर कोई अपने अधिकार क्षेत्रों से बाहर कार्य करने की कोशिश करता है तो उसको रोका जाता है सरसरी के द्वारा। बाकी हैवेस कॉर्पस आपको याद रखना है, ये तब दी जाती है जब कोई भी बिना किसी कारण के ही जेल में डाल दिया जाता है और उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता। कोई वारंटो मतलब किस अथॉरिटी से आप कोई भी काम कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों मैंडामस, अगर कोई सरकारी अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो आपको उसकी जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, और पांचवी रिट कौन सी है इन 4 ऑप्शंस के अलावा, वो आपको कमेंट करके बताना है। आपके लिए होमवर्क है, देखता हूँ कितनी ईमानदारी से आप करते हैं ये। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ तो ये रिट आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग दी जाती है। ठीक है, और अगर हाई कोर्ट की बात करूं तो आर्टिकल 226। हाई लेवल एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करो, हाई लेवल एग्ज़ाम्स की भी तैयारी किया करो। कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद भारत के संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा नहीं, करोड़ों बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो 368 साउथ अफ्रीका के संविधान से ये प्रणाली ली गई है। भाग 20, इसको याद रखना, ये नए तरीके का क्वेश्चन है, एग्जामिनर पजल करता है, कई बार अनुच्छेद नहीं पूछता, भाग पूछ लेता है। और दोस्तों आप सभी को पता है जो उपराष्ट्रपति होता है भारत का, वो सभापति होता है राज्यसभा का। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। भारत के उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है यदि, तो उसका प्रोसीजर क्या है। महाभियोग का जो उपराष्ट्रपति होगा वाइस प्रेसिडेंट होगा। बिल्कुल सही आंसर आपको बताने से पहले ये आप सभी से प्रार्थना करना चाहता हूँ, वीडियो को पॉज करके खुद अटैम्प्ट किया करो।
मेरे साथ अटेम्प्ट करोगे तो आपको तो लगेगा हर एक क्वेश्चन आपको आता है। अब देखो दोस्तों, मैंने शुरू में आपको एक हिंट दे दी थी कि राज्यसभा, ठीक है, तो यहाँ पे यही होगा, राज्यसभा के बहुमत द्वारा पारित संकल्प कि उपराष्ट्रपति को हटाया जाना चाहिए। इसमें मेजोरिटी वगैरह देखी जाती है। लोकसभा उस संकल्प के साथ सहमत होता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ राज्यसभा का ही ये काम है, लोकसभा भी साथ होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके उपराष्ट्रपति जो है उसे हटाया जा सकता है। ये दोस्तों आर्टिकल 67B में दर्शाया गया है और लोकसभा 14 दिनों के अंदर अंदर इसके ऊपर काम करती है। अगर ज़्यादा समय लग गया तो फिर ये प्रक्रिया नहीं होगी। किसी देश का अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? मुद्रा के अवमूल्यन को बोला जाता है डिवैल्यू ऑफ करेंसी। तो यहाँ पे दोस्तों अवमूल्यन कब होता है? जब भी एक्सपोर्ट्स वगैरह कम हो जाते हैं किसी कंट्री के। अब एक्सपोर्ट्स कैसे कम होते हैं, इस कंसेप्ट को समझिए। 100 रुपये किलोग्राम कोई चीज़ मिल रही है इंडिया में, नेपाल को चाहिए, नेपाल की करेंसी थोड़ी सी गिरी हुई है इंडिया के कंपैरिजन में, तो नेपाल को कोई चीज़ खरीदनी पड़ रही है 100 रुपये, और सपोज करिए हमारा 1 रुपया और उनका सपोज कर लीजिए 10 रुपये, तो 100 रुपये की चीज़ उनको पड़ेगी दोस्तों इस तरीके से। तो फिर ये उनके लिए काफ़ी हानिकारक हो जाएगा। अगर इंडिया अपनी करेंसी को नीचा कर दे, अवमूल्यन कर दे, 100 रुपये की चीज़ अगर 50 में मिल रही है तो नेपाल के लिए फ़ायदेमंद है। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, जब भी अवमूल्यन होता है या फिर डिवैल्यूएशन होती है किसी करेंसी की, तो निर्यात जो है ये प्रोत्साहित होता है। कंसेप्ट मैंने समझा दिया, यही मेरा उद्देश्य है, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हों ताकि आपको कोई परेशानी ना हो एग्ज़ाम में। डियर मनी का किस प्रकार से संबंध है? तो डियर मनी का मतलब आप समझिए ज़रा, नाम से ही पता चल रहा है डियर, जो मनी या फिर जो धन हमें प्यारा हो। तो हमें कौन सा धन प्यारा होता है? जिसमें ब्याज उच्च दर पर मिलता है। तो दोस्तों ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। डियर मनी का मतलब होता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है नैरो मनी, पैसे की आपूर्ति की एक श्रेणी है जिसमें क्या शामिल है? तो नैरो मनी की बात करूं तो आपको समझना पड़ेगा नैरो मनी होती क्या है। नैरो मनी में होता है दोस्तों मुद्रा के संचलन और बैंकों में डिमांड डिपॉजिट का योग, सम ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन, जो भी घूम रही है मार्केट में जो भी करेंसी है, साथ में डिमांड डिपॉजिट्स यानी कि जमा पैसा जो होता है उसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है, तो उसको हम नैरो मनी बोलते हैं। ये थोड़ी सी टफ टर्म है, बाकी इसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं और ज़्यादा से। अगर मैं विस्तार में बताने की कोशिश करूँगा हर एक टर्म को, वीडियो लंबा हो जाएगा और अपलोड करने में भी परेशानी आएगी और आपको देखने में भी। बाकी आप पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन करिएगा, इसमें आपको विद टॉपिक्स स्टडी मटेरियल मिलेगा अच्छे से। लीगल टेंडर मनी, इसका संबंध किससे है? आज मैंने काफ़ी टर्म्स कॉमर्स की और साथ में इकोनॉमिक्स की ऐड की हैं ताकि टीजीटी एग्ज़ाम में जब यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो आपके छूटे ना, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, मेरी यही कोशिश है। तो मेहनत करिए, जितनी मेहनत मैं करता हूँ 10 गुना आप करिए, फिर देखिए कैसे आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता। लीगल टेंडर मनी की बात करूँ तो करेंसी नोट्स जो भी होते हैं, चाहे 100 रुपये का हो एंड सो ऑन, तो उसे लीगल टेंडर मनी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक इम्पोर्टेंट मार्केट होता है, उसमें 2 टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं, बियर और बुल। शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाणिज्यिक गतिविधि से संबंधित सामान्य क्रियाओं और दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए किया जाता है? बियर एंड बुल का मतलब सबसे पहले समझिए, अगर कोई चीज़ नीचे आती है
उसे हम बियर से देखते हैं, क्योंकि बियर होता है भालू और भालू पंजा मारता है नीचे की तरफ, ठीक है। बुल होता है सांड, उसके होते हैं सींग, वो दोस्तों सींग से ऊपर की तरफ उठाता है। तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए नीचे और ऊपर क्या होता है, ये होता है स्टॉक मार्केट। तो आपका ये भी कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है मुझे लगता है। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताया करो कोई भी कमी हो, क्योंकि दोस्तों कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। कोई भी टीचर है तब तक परफेक्ट नहीं होगा जब तक स्टूडेंट्स उसके सपोर्ट नहीं करेंगे और फीडबैक नहीं देंगे। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? ग्रेशम्स लॉ, तो ये संबंधित है दोस्तों पैसे के संचलन से, यानी कि सर्कुलेशन ऑफ मनी, जो मार्केट में पैसा घूमता रहता है तो उसी से संबंधित है ग्रेशम्स लॉ, इसको याद रखना। बाकी फुल फॉर्म्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। विपणन क्षेत्र में यूएसपी क्या है? जो मार्केटिंग फील्ड है उसे हिंदी में विपणन बोला जाता है, तो यूएसपी की फुल फॉर्म क्या है? यूएसपी की फुल फॉर्म है दोस्तों यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, ठीक है। तो ये सिंपली आपको याद रखनी है फुल फॉर्म। अब ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मानसून अब आने ही वाला है भारत में या फिर हिमाचल में, प्रायद्वीपीय भारत में। हालांकि ये प्रायद्वीपीय भारत की बात हो रही है, ठीक है। प्रवाहित मानसून की हवा की दिशा क्या है? क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो मानसून है ये प्रायद्वीपीय भारत में ही एंटर करती है और आगे चलती जाती है, वेस्टर्न घाट से होकर जाती है, फिर ईस्टर्न घाट से होकर जाती है, आगे हिमालय आ जाता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी ही चाहिए। तो दिशा क्या होती है प्रवाहित मानसून की? वो होती है वेस्ट, यानी कि पश्चिम से। अब दोस्तों हवा जहाँ से भी आती है वही उसका नाम होता है। सपोज करिए वेस्ट से आ रही है तो इसका नाम यही होगा, ईस्ट से आ रही है तो यही होगा। हालांकि यहाँ पे सिर्फ वेस्ट बताया है तो इस तरीके से यह हवा आती है, ठीक है। तो है क्या, जब दोस्तों सर्दियों में सूर्य जो है दक्षिणायन होता है, साउथ में होता है, तो यहाँ पे जलवाष्प वगैरह बनते हैं इंडियन ओशन में, वो इकट्ठे होते रहते हैं। और जैसे ही मानसून वगैरह शुरू होता है और सूर्य जो है ये ऊपर आ जाता है तो यहाँ पे हो जाती है गर्म हवा, और यहाँ पे ठंडी सर्दियों में जहाँ पे बाष्प वगैरह बने हैं, और गर्म हवा ऊपर उड़ती है, इसकी पूर्ति करने के लिए ठंडी हवा आती है और यहाँ पे बारिश हो जाती है। तो ये दोस्तों इस तरफ से हवा आती है जो पेनिनसुलर इंडिया है, तो बी इज़ राइट आंसर। दक्षिणी दोलन की खोज किसके द्वारा की गई थी? साउदर्न ओसिलेशन। अब ये साउदर्न ओसिलेशन है क्या दोस्तों? एल नीनो और ला नीना, आपने ये नाम सुने ही होंगे। एल नीनो हो तो गर्म हवा पेरू से आती है और मानसून जो है इंडिया का लेट हो जाता है, क्योंकि गर्म हवा से जो बाष्प हैं वो ऊपर उड़ जाते हैं। ला नीना हो तो दोस्तों जल्दी बरसात हो जाती है, क्योंकि ये ठंडी हवा है। तो यहाँ पे दोस्तों साउदर्न ओसिलेशन जो है इसकी खोज की गई थी सर गिलबर्ट वॉकर के द्वारा। इज राइट आंसर। कौन सा महीना मानसून के वापसी के समय के लिए जाना जाता है? अब आप देखोगे कि तमिलनाडु वगैरह में सर्दियों में, यानी कि दिसंबर, जैसे ही हम देखते हैं कि बिल्कुल सर्दी है पूरे इंडिया में, तमिलनाडु में इतनी बारिश होती है कि बाढ़ भी यहाँ पे आ जाती है, फ्लड। तो ये सब कुछ होता है रिट्रीटिंग मानसून से। तो महीने आपको बताने हैं प्रमुख कौन से हैं मानसून की वापसी के। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों अक्टूबर और नवंबर, और इसका परिणाम हमें दिसंबर में देखने को मिलता है। हमारे शरीर में कौन सी कोशिका विकार वर्णांधता के लिए जिम्मेदार है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। और ये बीमारी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को भी होती है, और जैसे ही वो HP पुलिस कांस्टेबल वगैरह एग्ज़ाम्स में जाते हैं तो जो मेडिकल होता है उसमें बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जिम्मेदार क्या है? शंकु कोशिका या फिर कोन सेल, ठीक है। उसके बाद मस्तिष्क का वह हिस्सा जो हमारे शरीर में भावनात्मक
प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। गुस्सा आना, हमें खुशी महसूस होना, प्यार होना किसी से, तो ये सब कुछ हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा करता है? ये दोस्तों हाइपोथैलेमस है। ठीक है, तो नाम अच्छे से देख लेना। बाकी सेरेब्रम, मेनिंग्स, थैलेमस, ये भी क्या हैं? हमारे मस्तिष्क के हिस्से हैं। बाकी पेड क्रैश कोर्सेज में आपको ये टॉपिक्स वाइज शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, कम समय में ज़्यादा तैयारी। उसके बाद दोस्तों, एक जीव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रोग प्रसारित करता है, तो उसको क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड वेक्टर। जैसे कोरोना वायरस की बात करूं, एक दूसरे से फैल रही है, संक्रमण हो रहा है, तो वेक्टर। ठीक है। शुष्क कोशिका में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? शुष्क कोशिका में दोस्तों जो ऊर्जा पाई जाती है वो होती है केमिकल एनर्जी। ठीक है। अग्निशामक में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? अब ये दोस्तों क्यों इसका हमें ज़रूरत पड़ी, क्यों पानी से आग नहीं बुझाई जा सकी हर जगह? इलेक्ट्रिसिटी की बात जब आती है, ठीक है, तो हम पानी का इस्तेमाल तो कर ही नहीं सकते, ये तो कॉमन सी बात है। तो हमें एक ऐसी ज़रूरत पड़ी जो एक गैस की तरह हो और ज़्यादा करंट आगे ना फैले, तो इसके लिए हम शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। एक नदी की तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है एक। अगर आप मुंबई वगैरह, गुजरात या फिर कोस्टल एरिया में जाओ तो कभी समुद्र में ज़रूर आप जाइए। हालांकि जिनको तैरना आएगा वही जाइएगा, अदरवाइज़ फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। तो आप देखेंगे कि नदी में तैरना थोड़ा सा टफ रहता है और समुद्र में तैरना काफ़ी आसान रहता है। इसका कारण क्या है दोस्तों? जो समुद्र होगा उसमें होती है सालिनिटी, यानी कि काफ़ी खारापन होता है, नमक होता है, तो घनत्व होता है काफ़ी ज़्यादा। नदी में क्या होता है? पानी में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है बीच में और टफ हो जाता है तैरना। तो यही इसका एक कारण है। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने समझाया होगा। बाकी जो भी मैंने आपको बताया है, कमेंट करने के लिए क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है। और पेड क्रैश कोर्स की डिटेल आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक प्राइसेस थोड़े से कम रखे हैं। बाद में जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा प्राइसेस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। आपको इसमें सब कुछ मिलेगा A to Z अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।